राहु का ट्रांजिट 2025 में होने वाला है। आज उसी को लेकर बात करेंगे हम थोड़ी सी। राहु का ये ट्रांजिट एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक हम सभी लोग जानते हैं कि राहु किंग मेकर है। जैसा कि कलयुग में बोला जाता है कि ये तो व्यक्ति को अगर अपनी कृपा देता है तो आपको सब कुछ दे सकता है। कलयुग का राजा है और दानवों में सबसे ज्यादा पावरफुल, या फिर आप कह सकते हैं कि दानवों का राजा राहु है, ऐसा हम कह सकते हैं। किंग है तो किंग बनाता है, बात सही है। लेकिन अभी 2025 में जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है, ये किस प्रकार से एक्वेरियस में जाने वाला है और 18 महीने तक एक्वेरियस में रहेगा। 18 महीने तक ट्रांजिट होता है, 1.5 साल के आसपास का, एक राशि का। तो क्या करेगा सभी लग्नों के लिए। अब सवाल ये आता है कि इस वीडियो को देखकर आपका पर्सपेक्टिव ये होगा कि मैं सभी लग्नों के लिए प्रिसाइज प्रिडिक्शंस बताऊंगा, है ना। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का ध्येय होता है वो ये नहीं होता कि मैं प्रिसाइज प्रिडिक्शंस बताऊं, लेकिन मेरी वीडियो इस प्रकार से मैं बनाने का प्रयास करता हूं कि आपको एक आइडिया मिले। मैं ट्रांजिट की वीडियो बहुत कम करता हूं, मुझे लगता है ये पहली या दूसरी या फिर तीसरी वीडियोज होगी हमारे सारी वीडियोज में से, ये तीसरी वीडियो होगी। आप क्यों? क्योंकि मैं ये विश्वास रखता हूँ कि ट्रांजिट जो है ना वो सबसे लास्ट पार्ट होता है प्रेडिक्शन के लिए। एट द सेम टाइम वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि दशा जो व्यक्ति की होती है, जिसको हम, जब हम कहते हैं कि हमारी ये महादशा चल रही है, हमारी ये अंतरदशा चल रही है, तो वो जो पार्ट होता है हमारे जीवन का, वो पार्ट उस प्लेनेट के द्वारा, जो हमारी दशा का लॉर्ड है, अंतरदशा का लॉर्ड है, उसके द्वारा रूल किया जाता है। और वो डिसाइड करेगा कि कोई भी ट्रांजिट आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। तो ट्रांजिट की वीडियो बनाकर मासेस को एक जैसे प्रिडिक्शन बताना कि अगर आपका एरीज लग्न है तो आपके क्या रिजल्ट आ सकते हैं, और टॉरस है तो आपको ये चीजें मिल सकती है, या फिर जेमिनी है तो ये आपका प्रभाव हो सकता है, वो एक निश्चित लेवल तक तो किया जा सकता है, लेकिन आपको उसकी बहुत प्रिसाइज आइडिया नहीं दिया जा सकता उससे, है ना। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अगर हम राहु की क्वालिटी को बात करें तो राहु है ना, वो आज के समय में हमारे सबकॉन्शियस को रूल करता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस अब, चूंकि राहु एम्बिशंस है, वो चाहता है चीजों को, बहुत सारी चीजों को अक्यूमुलेट कर लेना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा पैसा हो, मौज हो, है ना। और एट द सेम टाइम जीवन के रहस्यों के पर्दे भी मेरे लिए उघड़ जाएं, ये भी राहु चाहता है। इसीलिए राहु और केतु दोनों एक समान, एक आमने सामने रास्ते पर चल रहे होते हैं, बिल्कुल आमने सामने तीर की तरह एक दूसरे को देखते हुए चल रहे होते हैं। तो 11th नंबर साइन में राहु आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि पिछली बार जब 11 नंबर साइन में राहु था, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव हुए हैं। आपने खुद देखा है कि अभी हम एआई के दौर से गुजर रहे हैं। एआई इन्वेंट हुआ है और अभी हम उसके, आप कह सकते हैं कि हम उसको अभी ट्रेन कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। तो अब राहु के इस गोचर के बाद एआई के एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट दौर में हम प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। इसके बाद अगर आप राहु की क्वालिटी को देखें, तो राहु री इन्वेंट करता है चीजों को। राहु के अंदर इन्वेंशन की बहुत क्षमता होती है। उसकी सोच आम सोच से अलग दायरे में जाकर सोचती है। वो बिल्कुल बच्चों और बिल्कुल इंटेलिजेंट थॉट, इन दोनों को मिलाकर थॉट करता है। एक ऐसा थॉट भी करता है जो कि अप्रोप्रिएट हो, और ऐसा थॉट भी करता है जो कि देखने में इनअप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट लगता है। तो इन सारी चीजों से ही एक एक थॉट क्रिएट होता है, और उसके बाद इन्वेंशन होते हैं। तो इन्वेंशन का एक जो पहला आधार है वो ये भी है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो इसका मतलब है कि राहु अगर 11 नंबर में आएगा तो नई आवश्यकताएं पैदा करेगा। जो अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा पहले ब्रॉड लेवल पे मैं बातें करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से राहु का ट्रांजिट आगे काम कर सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्वेरियस में राहु आ रहा है। एक्वेरियस उसका अपना साइन माना जाता है, पोलॉर्ड है एक्वेरियस। शनि का साइन है एक्वेरियस, और पोलॉर्ड राहु बनता है। बड़ा मिस्टीरियस साइन है राहु भी। हम कहते हैं कि स्कॉर्पियो मिस्टीरियस है, लेकिन राहु का जो साइन है 11 नंबर साइन, वो भी बड़ा मिस्टीरियस है। 11 नंबर साइन को हम स्कॉर्पियो से कम नहीं आंक सकते। हमें पता नहीं है कि वो जो कुंभ राशि है, उसका जो कुंभ है उसके भीतर क्या है। तो मिस्टीरियसनेस उसके भीतर आती है, जो कि भी राहु के एक्वेरियस नंबर साइन के भीतर आता है। तो आप कह सकते हैं कि जब ये साइकिल पूरी राहु एक्वेरियस से चला और फिर एक्वेरियस पर पहुंच रहा है, तो ये प्लेनेट अपने को
अपनी ऊर्जा को जो पूरी तरीके से यात्रा करके पूरे साइकिल में आगे बढ़ा था और अब वापस यहाँ पहुंच रहा है, तो इसकी यात्रा में जो इसका ईंधन खत्म हुआ है, जो इसने एनर्जी खत्म की है, अपने को रिफिल करने के लिए वापस लौट रहा है। यहाँ से एक नई साइकिल स्टार्ट होगी, पूरे इन्वेंशन की एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। लास्ट टाइम 2006 के नवंबर के आसपास से राहु एक्वेरियस में आया था पिछली बार। तो एक साइकिल 18 साल की पूरी हुई और उस टाइम में ब्रॉड लेवल पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। जैसे चाइना ने अपना जो फर्स्ट लूनर मिशन किया था वो 2007 में किया था, अक्टूबर 2007 में। वो राहु का पीरियड था, चाइना ने धरती से बाहर कदम रखा। तो ये राहु जो है ना, ये अभी एक्वेरियस में आएगा और अब हमारे लिए बियॉन्ड द वर्ल्ड की संभावनाओं को ओपन करेगा फिर से। एट द सेम टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। पिछली बार राहु एक्वेरियस में आया था तो इसने आईफोन को इंट्रोड्यूस करवाया था। वो आईफोन जो आज इतना 18 साल की जर्नी के बाद करीब करीब आज देखिए कि आईफोन हर व्यक्ति के मुंह पर, अगर आप सुनेंगे कि कौन सा फोन लेना चाहिए तो वो आईफोन का नाम। तो हो सकता है कि अब टेलीफोन की जर्नी में, क्योंकि राहु मीडिया है, राहु टेलीफोन है, राहु वो चीजें हैं जो भ्रम पैदा करती है या फिर जो सत्य लगती है लेकिन सत्य नहीं है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं नहीं हूँ, आप डिवाइस के थ्रू मुझे फील कर रहे हैं लेकिन मैं वहां पर नहीं हूँ। तो ये बिल्कुल राहु का काम है। अब जब एक्वेरियस में राहु आएगा ना तो ब्रॉड लेवल पर बहुत सारी चीजों में चेंजेस आएगा और नई डिवाइसेस, नई टेक्नोलॉजी, एआई में बहुत सारा काम, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम इस एक्वेरियस के राहु की जर्नी में आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्लिचेस भी आ रहे हैं। ये बहुत सारे ग्लिचेस भी लाएगा क्योंकि यहाँ पर आकर ये अपने पुराने गार्बेज को छोड़ेगा, नई चीजें अपने में रिफिल करेगा, तो बहुत चीजें उलट पुलट होने वाली है। और बहुत सारे एरिया में ग्लिचेस भी दिखाई देंगे, लाइक सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आना या फिर लोगों की लाइफ में डायरेक्ट ग्लिचेस दिखाई देंगे कि एक्वेरियस में आकर के, क्योंकि ये सिक्स्थ फ्रॉम सिक्स्थ पढ़ता है। एक्वेरियस जो है सिक्स्थ फ्रॉम सिक्स्थ पढ़ता है। आपके लिए ये एम्बिशंस का साइन भी है, हमारे गेन का साइन है, हमारी डिजायर्स का साइन है। तो ये डिजायर्स को अनऑर्थोडॉक्स तरीके से बढ़ा सकता है ना। तो ये जो ऊर्जा है ना, जो संसार की ऊर्जा चल रही है वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स हो जाएगी। एट द सेम टाइम पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक कहीं पर कुछ कुछ चीजों के विरोध हो रहे हैं, कहीं पर स्ट्राइक्स वगैरह होना, ये सब चीजें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको पता है ट्विटर जो है ना, मतलब पॉपुलैरिटी जब ट्विटर ने इकट्ठा की थी तो वो समय था राहु का एक्वेरियस का साइन का गोचर पिछली बार। इस बार भी राहु फिर से एक्वेरियस में आया है। सोशल मीडिया के किसी एक फैक्टर को बहुत ज्यादा राइज मिलेगा। 11 नंबर साइन हमारे नेचुरल गेन का साइन है, पैसे वैसे हम उससे देखते हैं। पूरी दुनिया के लिए जब ये 11 नंबर साइन का गोचर हो रहा होगा, एक बार मिनिमम एक बार तो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा पूरी दुनिया को। और बहुत, जैसे मैंने कहा ना, अनऑर्थोडॉक्स चीजें होंगी। तो अनऑर्थोडॉक्स चीजें होती है जैसे कि अमेरिका में सबसे पहली बार बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने, तो वो जो समय था वो समय था एक्वेरियस के राहु का। वो ब्लैक पर्सन जब राष्ट्रपति बनता है, वहां पर प्रेसिडेंट बनता है, तो वो अनऑर्थोडॉक्स चीजें थी वहां के लिए। वो एक्वेरियस के जो राहु का समय था उस समय में उन्होंने कैंपेन किया और उसी समय में उन्होंने वो कैंपेन बोला जाता है कि वो हिस्टोरिक कैंपेन था। ठीक है। और पूरी तरीके से होप और चेंज पर उसको बेस बनाया गया था। और उसके बाद उन्होंने मैसिव गेन इकट्ठा किया ग्लोबल अटेंशन का। तो कुछ बड़े बदलाव के लिए राहु एक्वेरियस में इंतजार कर रहा है और ये बदलाव सबकी लाइफ में आने वाला है। हमें याद होगा कि मुंबई अटैक्स हुआ था, वो राहु एक्वेरियस की राशि के खत्म होने के कुछ दिन बाद ही हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। राहु शायद एक्वेरियस से कैप्रिकॉन में चला गया होगा या स्टार्टिंग होगा उस समय में, वो टाइम था जब वो हुआ। तो एक्वेरियस जो, ये जो राहु है ना, ये डिस्ट्रक्टिव नेचर भी रखता है, ये नई चीजें आविष्कार करने का नेचर भी रखता है। अब यहाँ पर आकर ये अपने को रिफिल करेगा अगली साइकिल के लिए, अगली साइकिल के लिए अपने को तैयार करेगा। एक्सपेंड करता है ये अपने आप को, जहां भी होता है वहां पर एक्सपेंड करता है, सब चीजें निचोड़ लेना चाहता है, सब चीजों को
अपने अंदर समाहित कर लेना चाहती है। पूरे ग्लोबली, अभी अभी हम देखेंगे कि ग्लोबली जो इन्वेंशन की जो ऊर्जा है ना, जो इन्वेंशन के थॉट है व्यक्ति के, वो बढ़ जाएंगे। सैटर्न पाइसिस में जाएगा, जैसा कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में भी लिखा है कि सैटर्न त्याग का कारक है। सैटर्न छोड़ने को बोलता है, सैटर्न बोलता है रिलीज करो। और पाइसिस भी रिलीजिंग का साइन है, आइसोलेशन का साइन है। तो जब सैटर्न पाइसिस में जा रहा है तो रिलीज करने की ऊर्जा बना रहा है सब कुछ। बहुत सारी चीजें लोगों को छोड़ना पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें नई अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और एट द सेम टाइम राहु वेरियस में आ रहा है, तो ये छोड़ने और नए अडॉप्ट करने का सिलसिला एक साथ बड़ा चेंज लेकर आएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो जाएगी जैसे कुएं को साफ करने के लिए उसकी सारी गंदगी को उतार कर एक बार कुएं में रख देना पड़ा। आपको पता है पिछली बार जब एक्वेरियस में था राहु, वो समय था जब ग्लोबली क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें होने लगी। यूएन ने एक मेजर रिपोर्ट इशू की थी जिसमें वार्निंग थी, ग्लोबल वार्निंग थी। वो ग्लोबली वार्निंग थी डेंजर की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग की डेंजर की तरफ। तो एक्वेरियस में आने वाला राहु हमारे दृष्टिकोण में हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें मेरे लिए अच्छा करेगा, आपके लिए अच्छा करेगा। कोई सोचता होगा मैं वर्गो हूँ, कोई सोचता होगा मैं कैंसर हूँ, कोई सोचता होगा मैं जेमिनी हूँ, मेरे इस हाउस से गोचर करेगा, उस हाउस से गोचर करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि आपकी कुंडली में राहु किस हाउस से गोचर कर रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मेरी जो वीडियो है वो डराने के लिए नहीं है बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि आप चीजों को समझें और उसके बाद अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। बड़ा फायदा ले सकते हैं अगर आप राहु के इस एक्वेरियस ट्रांजिट से लेना चाहें। एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2007-8 के बीच, और स्टॉक मार्केट में भी क्राइसिस आई थी। जैसा कि मैं, मुझे एग्जैक्ट समय पता नहीं है, वो आप थोड़ा समझ उसको चेक कीजिएगा, लेकिन वो 2007-8 का समय ग्लोबली फाइनेंशियल इतने उतार चढ़ाव आए थे कि वो सिग्निफिकेंट हो गए थे वो। तो जब किसी चीज में डाउनफॉल आता है तो री इन्वेंशन की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी चीज में ग्लिचेस आते हैं तो री इन्वेंशन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कहीं पर फंस जाते हैं, हमारे एम्बिशंस फंस जाते हैं, तब हमें री इन्वेंशन की आवश्यकता होती है। राहु जब एक्वेरियस में पहुंचता है उसके पहले वो एग्जॉस्ट करता है अपनी, मतलब पहुंचने के लास्ट समय तक, पहुंचने के पहले लास्ट समय तक, और पहुंचने के बाद शुरुआती कुछ टाइम तक वो अपने पुरानी सारे जो उसके चिरे हैं उसको छोड़ेगा। इसलिए तो केतु है ना सामने। वो केतु क्या करेगा, उस कचरे को साफ करेगा। तो राहु के साथ केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है, हम केतु पर भी कभी बात करेंगे। आज सिर्फ राहु की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत एम्बिशंस रखे हैं, बहुत एम्बिशंस, या जो देश बहुत एम्बिशंस वाले हैं, उनको उन्नति मिल सकती है। अभी आप देखिए थोड़े दिन पहले चाइना का भी कोई एआई लॉन्च हुआ है। अभी एआई की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और एआई के बहुत सारे ग्लिचेस भी सामने आएंगे। व्यक्ति इस बात को जानेगा, एक्वेरियस के इस गोचर में इस बात को व्यक्ति जानेगा कि एआई की सीमाएं क्या है। उसके बाद भले ही चाहे तो ट्राई करे उस सीमाओं को एक्सटेंड करने का, लेकिन वो पहचानेगा उसको जरूर। एक्वेरियस अगर डिजायर है, और राहु अल्टीमेट थिंग है। आप कह सकते हैं कि राहु इन्फिनिटी की तरफ इशारा करता है जिसका कोई अंत नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी डिजायर्स, अब किसी के अगर 11th हाउस से राहु का गोचर है तो क्या उसकी डिजायर कंप्लीटली इन्फिनिटी की तरफ जाने वाली, जा भी सकती है, और ये बहुत बड़ा खतरा है। नेचुरल 11th नंबर साइन काल पुरुष कुंडली का बाधक हाउस है, और उसका लॉर्ड बनेगा शनि, को लॉर्ड बनेगा राहु। राहु तो एक्वेरियस में आ रहा है लेकिन शनि 12th में जा रहा है। मतलब ये बहुत एडवर्स सिचुएशन भी कही जा सकती है, और साथ ही साथ एक मौका भी कहा जा सकता है लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि कुछ नया क्रिएट कर सके। सोशल मीडिया और बाकी चीजों पर ही ये बेस्ड होगा, क्योंकि आज तो जीवन का आधे से ज्यादा जो पार्ट है वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन और बाकी चीजों पर ही है ना। तो वी कैन से दिस इज द टाइम ऑफ इवोल्यूशन। राहु सीक्रेट्स को एक्सपोज करता है। राहु बहुत सारी हिडन एक्टिविटीज को एक्सपोज कर सकता है। राहु है ना, वो एक प्रकार से भूल भुलैया है, और एक्वेरियस में आकर के तो और स्ट्रांग हो जाएगा।
हमारे दिमाग पर इसका जो असर पड़ेगा वो डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो असर पड़ेगा वो बड़ा बड़ा सिग्निफिकेंट होने वाला है। बड़ा उसके लिए मैं परिभाषा से उसको बांध नहीं सकता, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होने वाला है। जब आप समझिए कि राहु अगर पूरी साइकिल को पूरा कर रहा है, एक साइकिल पूरा कर चुका है, तो अभी राहु की कैसी सिचुएशन होगी, वापस अपने घर में आ रहा है, सिचुएशन कैसी होगी, एग्जॉस्टेड फ्रस्ट्रेटेड होगा ना। और यहाँ एक्वेरियस में आएगा तो सोचेगा कि थोड़ा आराम करो, लेकिन यहाँ पर आराम करने की एनर्जी नहीं है उसके लिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। आपकी जो मेजर दशा चल रही है उसी के आधार पर राहु आपको किसी भी प्रकार का इवेंट देगा। और कोई भी इवेंट देने के लिए सारे ट्रांजिट, सारे प्लेनेट का जो स्थान है वो आवश्यक होता है। तो अगर सपोज कीजिए कि आपका जो, और दूसरा पॉइंट कि आपका राहु किस साइन में बैठा हुआ है। अगर एक्वेरियस लग्न की बात करें तो उसके तो लग्न में आ जाएगा राहु। अगर लग्न में आता है और सपोज कीजिए कि उसकी 8th हाउस की दशा चल रही है, 8th हाउस की दशा का मतलब मर्क्यूरी की दशा चल रही है। मर्क्यूरी की दशा उस व्यक्ति के 5th हाउस की भी दशा होगी। ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को, एक्वेरियस वाले व्यक्ति की लाइफ में ये जो राहु का ट्रांजिट है ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सकता है थ्रू न्यू लर्निंग। मैं एग्जैक्टली वही सेम बात बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति को जिसके लग्न में राहु आ गया है और मर्क्यूरी 8th हाउस की दशा चल रही है या 5th हाउस की दशा चल रही है, उसको लर्निंग के थ्रू अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब नया समय आ रहा है, नया एरा आ रहा है। अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा खुद को तो वो पीछे रह जाएगा, उसके डिजायर्स की पूर्ति नहीं हो पाएगी। एट द सेम टाइम मैं बाधक की बात कर रहा था, तो एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न और राहु नेचुरली बाधक हैं, वो सबके लिए बाधक हो जाए तो सीधी सी बात है ना कि प्रॉब्लम्स, नए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे और उन नए ऑब्स्टिकल्स से हम चीजों को री इन्वेंट करेंगे। जैसे किसी चीज को खत्म कर दिया गया हो और उसके बाद उसमें एक नए बीज को डालकर नया कुछ बनाने का प्रयास किया जाए। जैसे तोड़ तोड़ कर कुछ हम नया बनाने, तोड़ तोड़ के जोड़ें और फिर उस जोड़ से कुछ नया क्रिएट करें। तो दशा बहुत आवश्यक है कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। अगर सपोज कीजिए किसी की उसी एक्वेरियस लग्न में किसी की सैटर्न की दशा चल रही है, अब सैटर्न उसके सेकंड हाउस से गोचर करेगा और फर्स्ट हाउस से गोचर करेगा राहु। तो यहाँ पर उसको सेकंड हाउस में जो साइन बनेगा वो बनेगा जुपिटर का साइन। जुपिटर अगेन बोलता है कि हमें, जुपिटर कारक भी है सेकंड हाउस। तो यहाँ पर फैमिली और वेल्थ को लेकर के व्यक्ति स्ट्रगल फील करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब फिर से उसको री इन्वेंट करने की आवश्यकता है। अगर वो फैमिली को पालने के लिए किसी प्रकार का काम करता है, कोई वर्क करता है, प्रोफेशन में है, तो वहां उसको दिक्कत आने लगेगी और फिर अब उसको या तो जॉब चेंज करना है, या फिर उसको जॉब में कुछ नया इन्वेंट करना है, या फिर टेबल बदलना है, अपना वर्क बदलना है, या फिर उसको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाकर कुछ नया स्टार्ट करना है। ये सब चीजें आने की संभावना हो सकती है। सेकंड हाउस में गोचर करेगा 10 नंबर के लग्न के लिए। अगर सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है राहु, 10 नंबर का लग्न सैटर्न का लग्न बनेगा। फिर से मैं कहता हूँ कि आपको दशा बहुत आवश्यक है देखना, और दशा के बाद जुपिटर का गोचर, सैटर्न का गोचर भी बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि हर हर व्यक्ति अलग है, हर चार्ट अलग है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर चार्ट अलग है, ट्रांजिट कभी भी ब्रॉडली नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ट्रांजिट ट्रांजिट आपके लास्ट इवेंट का जो लास्ट फैक्टर है ना वो है। अब सपोज कीजिए कि आपका 10 नंबर का लग्न है, सेकंड हाउस से राहु का गोचर हो रहा है, ये डिजायर पैदा करेगा या फिर एक नई एनर्जी, न्यू इन्वेंशन पैदा करेगा, या फिर अगर साइकिल पूरी कर रहा है और अब नई यात्रा पे निकलने वाला है तो 10 नंबर के लग्न का व्यक्ति अपनी डिजायर और अपने प्रोफेशन और अपने जीवन के इर्द गिर्द देखकर वो ये संभावना व्यक्त करेगा कि अब मैं नए नई कमाई के लिए, नए वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए, अपनी और जो मेरे भीतर की आकांक्षाएं हैं, मेरे भीतर जो और एम्बिशंस हैं, उसके लिए मैं कैसे आगे बढ़ूं। उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आने की संभावना हो जाएगी, वाइफ के साथ इश्यूज क्रिएट होंगे, वाइफ को हेल्थ प्रॉब्लम्स आने की संभावना हो जाएगी। सेकंड हाउस में जब राहु गोचर करता है ना तो फूड हैबिट्स में बड़ा चेंज लाता है। अचानक से अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं या फिर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं, तो मे बी आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आपको आसपास वो चीजें दिखाई दे रही हो, अचानक से आपके आसपास नजर आने लग जाए, या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट जागे। एट द सेम टाइम अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आप
नॉनवेज लेते हैं, तो राहु का ये गोचर अगर आपकी दशा ने सपोर्ट किया या आपकी कुंडली में प्रॉमिस बना, तो यही गोचर आपको उन सब चीजों से अलग भी कर सकता है, क्योंकि साइकिल पूरी हो गई। अब डिजायर अलग चीजों की बनेगी। तो बहुत कुछ है बोलने के लिए एक्चुअली, है ना। थर्ड हाउस में जब अगर राहु का गोचर हो रहा है, तो थर्ड हाउस, छह हाउस है, थर्ड हाउस में राहु के गोचर का मतलब हो गया कि व्यक्ति सेजिटेरियस लग्न का है। अब थर्ड हाउस में राहु का गोचर, देखिए जुपिटर का लग्न बनता है व्यक्ति का, थर्ड हाउस में 11 नंबर साइन। अब उसकी जो है ना, उसका करेज बूस्ट होगा, उसके भीतर नए आइडियाज इन्वेंट करेंगे, थॉट प्रोसेस उसका जो है ना, वो कन्विंगनेस की तरफ जाने लगे। मार्केटिंग या फिर कम्युनिकेशन में अगर वो सेल्स वगैरह का काम करता है, राइटिंग अगर करता है, तो बहुत इन्वेंशन आने लगेंगे नए थॉट्स के। पब्लिक स्पीकिंग करता है, तो तर्क में बड़ा सिग्निफिकेंटली बोलने वाला बनने लगेगा। बिजनेस के एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देगा। सोशल मीडिया का यूज अगर करता है, तो सोशल मीडिया से अगर कुंडली में योग है और दशा सपोर्ट कर रही है, तो सोशल मीडिया के थ्रू फेम पाने का योग बन सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू फेम क्रिएट हो सकता है। सडन शॉर्ट ट्रेवल्स लगातार बहुत ज्यादा होने लगेंगे। एट द सेम टाइम ध्यान देना पड़ेगा कि कोई एक्सीडेंट का योग तो नहीं है। तो कंफ्यूजिंग स्टेट में भ्रम के कारण, रोड पे चलते समय, रास्ते पर चलते समय भ्रम के कारण एक्सीडेंट होने के, चोट लगने के योग बन सकते हैं। सिबलिंग्स के साथ मिलकर, सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स के साथ मिलकर के कुछ नया ट्राई करने का नया जोश जाग सकता है। नेटवर्किंग बड़ी करने के बारे में सोचेगा व्यक्ति, नेटवर्किंग बड़ी करके उससे कैसे लाभ क्रिएट किया जा सकता है, वो सोचेगा। लेकिन यहाँ पे अगर थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि इम्पल्सिव कम्युनिकेशन से बचना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि राहु जहाँ होगा वहाँ भ्रम भी पैदा करता है। राहु जहाँ होगा वहां पर आपको असली चीजें दिखने नहीं देगा। 11 नंबर साइन में अगर राहु आता है, तो कंप्लीट अगर प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आप ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे, और कई बार तो प्रॉब्लम अगर आती है तो पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर कोई हेल्थ इश्यूज आएगा सेम सेजिटेरियस लग्न वाले को, तो उसको डिटेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आएगी उसको। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी है ना, थोड़े टाइम पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके थोड़े टाइम पहले प्रश्न कुंडली और गोचर का बड़ा गहरा संबंध है। मैं एक प्रश्न कुंडली पर काम कर रहा था, और मैंने देखा कि राहु जो है ना 8th हाउस से गोचर करेगा। 8th हाउस में एक्वेरियस, और वहां पर पहले से सैटर्न बैठा हुआ है। उसके बाद वहाँ सन और मर्क्यूरी भी बैठे हुए हैं। अब देखिए कि सैटर्न और राहु के वहां पर, और उस प्रश्न कुंडली में सैटर्न 8th हाउस में और राहु 9th हाउस में। राहु 9th हाउस से 8th में आने वाला है, सैटर्न के ऊपर आने वाला। तो और ये जो प्रश्न कुंडली थी, ये किसी डिजीज से रिलेटेड बनाई गई थी। तो अब हम यही कहेंगे कि उस प्रश्न कुंडली वाले व्यक्ति के लिए कि वो डिजीज उसकी ग्रोथ में आ जाएगी। वो डिजीज होता क्या है, आप समझिए कि जब एक्वेरियस में राहु जा रहा है ना, तो ये अनवांटेड चीज को भी ग्रोथ दे सकता है। जैसे कैंसर के सेल अनवांटेड है बॉडी में, तो आप देख सकते हैं कि इस 18 महीने की जर्नी में पूरे वर्ल्ड वाइड हो सकता है कैंसर के पेशेंट्स बढ़ जाएं, अनवांटेडली बढ़ जाएं। किसी नई बीमारी के कारण कुछ नई प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाए लोगों के पास। तो अब इसके प्रिकॉशंस भी है ना, आपको एक्टिव लाइफ जीनी पड़ेगी। जब राहु की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर इम्यूनिटी यानी कि मार्स को अपना स्थान दे सकते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल रख सकते हैं। और अगर रेमेडी की बात करें, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रेमेडी ज्योतिष की दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। जिस प्रकार से हम समझते हैं उस प्रकार से रेमेडी काम नहीं करती ऐसा नहीं है, लेकिन रेमेडी वैसी नहीं, वैसे नहीं होती जैसे हम समझ रहे हैं। रेमेडी के अपने प्रभाव, और ऐसा होता है ना कि हम, व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करता है, तो वो प्रॉब्लम की जड़ में नहीं जाना चाहता, वो कहता है रेमेडी। ऐसे नहीं होता है। तो रेमेडी में डायरेक्ट नहीं जाना है। रेमेडी की रेमेडी किस प्रकार से बैलेंस क्रिएट करेगी दूसरी चीजों के साथ, वो समझना है। तो अब एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत जरूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर जब ग्रोथ आती है ना, डिजायर्स में ग्रोथ आती है और वो पूरी होने लगती है, तो व्यक्ति की एक्टिव लाइफस्टाइल पे सबसे पहले चोट चोट करती है। स्कॉर्पियो लग्न के
फोर्थ हाउस में जाएगा राहु। और एट द सेम टाइम मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ट्रांजिट को कभी भी सिर्फ लग्न से नहीं देखना, मून से भी देखना है। अगर आप मून से आप ट्रांजिट को नहीं देखते हैं तो आप बहुत संभावना है कि गलत प्रेडिक्शंस करेंगे या गलत आप चीजों को परसीव कर लेंगे। फोर्थ हाउस में राहु का गोचर, स्कॉर्पियो लग्न। अब यहाँ पर स्कॉर्पियो वाले सभी व्यक्ति, स्कॉर्पियो अपने आप में सीक्रेटिव है, फोर्थ हाउस में आया हुआ राहु अगर किसी प्रकार से ये एक्वेरियस, मैं बस एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि एक्वेरियस जैसी ताकत अगर स्कॉर्पियो लग्न के थर्ड हाउस में आती, और अभी ये सिचुएशन बनती कि राहु की गोचर की एनर्जी थर्ड हाउस में जा रही है, तो स्कॉर्पियो के लिए ये बहुत बड़ा चेंज लाने का टाइम हो सकता था। लेकिन फोर्थ हाउस में भी कम नहीं है। फोर्थ हाउस में जब राहु का गोचर है तो ये व्यक्ति के मानसिक स्तर को पहले तो ये मेंटली डिस्टर्ब करेगा, मेंटली परेशान करेगा, कुछ तोड़ेगा, प्रोफेशन में चेंजेस लाएगा। थर्ड हाउस में भी प्रोफेशन में बड़े चेंजेस ला सकता है अगर सेजिटेरियस लग्न और या सेजिटेरियस मून की बात माने। फोर्थ हाउस में गोचर होगा तो प्रॉपर्टी को लेकर नए इन्वेंशंस क्रिएट हो सकते हैं व्यक्ति की लाइफ में, नई प्रॉपर्टी लेना, क्योंकि वो तो डिजायर क्रिएट करेगा ना राहु। हो सकता है व्यक्ति इच्छा करे कि मुझे नई प्रॉपर्टी लेनी है, नई गाड़ियां लेनी है। हो सकता है व्यक्ति ये इच्छा करे कि अब मुझे अ, घर में नया रिनोवेशन कराना है, मैं अपने घर को है ना ऑटोमेटेड कर देना चाहता हूँ, नए नए डिवाइसेस लगा देना चाहता हूँ घर में। ये सब चीजें दिमाग में आने लगेंगी उसको। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का दिमाग, इन्वेस्ट करने के लिए जो टेक्निकलिटी की आवश्यकता होती है, उसको लर्न करना, उसको सीखना, उसको समझना, उन सब चीजों में स्कॉर्पियो लग्न वाले व्यक्ति जा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेंटल और इमोशनल शिफ्ट भी होंगे, बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट होंगे। राहु अनप्रिडिक्टेबल भी है। तो स्कॉर्पियो लग्न वाला इस समय, अब आने वाले 18 महीनों के लिए मेजर अनप्रिडिक्टेबल पर्सन बनने वाला है, क्योंकि स्कॉर्पियो वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल है। और राहु जब फोर्थ से गुजरेगा उसके, तो उसकी दृष्टि होगी उसके एट्थ हाउस पे, स्कॉर्पियो के एट्थ हाउस पे। तो अभी उसके बोलने का ढंग, कम्युनिकेशन का ढंग कंप्लीटली और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, कंप्लीटली। अब राहु की गोचर में यहाँ पर क्या करना चाहिए स्कॉर्पियो वाले को लिए? सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि उनको फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स, जमीन जायदाद के झगड़े, ये वो इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अब यही राहु है ना जो आपके जमीन जायदाद के झगड़ों के कारण आप पर केस करवा दे। एट द सेम टाइम अब ये राहु का गोचर दशा देख लेना बहुत आवश्यक है। ये राहु का गोचर हो सकता है कि आपके लिए नए घर बनाने की संभावना पैदा करे, नया घर बनाए आप, बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। लेकिन क्या चीज एक्टिवेट होगी वो उस चार्ट पर डिपेंड करेगा। आप देखिए कि आपकी दशा क्या है। दशा है ना, जो महादशा है वो रूल करती है, व्यक्ति के पूरे पैरामीटर को चेंज कर देती है, वो थॉट प्रोसेस को चेंज कर देती है, जीने का ढंग बदल देती है, क्योंकि वो ऊपर एक प्लेनेट आकर आपके ऊपर है ना रूल करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवहारिकता में है और लगातार उसका व्यवहार अगर आपको सिग्निफिकेंटली चेंज होता हुआ ऐसा किसी टाइम में दिख रहा है, समझ जाइए उसकी दशा चेंज हो रही है। फिफ्थ हाउस में आएगा तुला लग्न के लिए, स्ट्रॉन्ग राहु है फिफ्थ हाउस में। तो फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, क्रिएशंस का है। इस टाइम में सबसे पहले तो जिन लोगों की तैयारी हो रही है वंश की वृद्धि के लिए, जिन लोगों की तैयारी हो रही है प्रेगनेंसी के लिए, राहु के गोचर में उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोफेशन में तुला लग्न वालों के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन या फिर किसी प्रकार का ट्रांसफर अगर कुंडली में प्रॉमिस है, तो एट द सेम टाइम प्रमोशन, जो सोचा नहीं था वैसा प्रमोशन लाकर सामने रख सकता है राहु। अच्छा, राहु फोर्थ हाउस में गोचर करने वाले व्यक्ति को विदेश की यात्रा करवा सकता है ना, स्कॉर्पियो लग्न, विदेश की यात्रा या फिर हवाई यात्रा, हवाई यात्रा करवा सकता है। फिफ्थ में गोचर करेगा तो प्रोफेशन के कारण विदेश जाने की सिचुएशन बन सकती है। चिल्ड्रन हो तो जैसा कि मैंने कहा कि चाइल्ड वाइल्ड अगर होने वाले हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और क्योंकि मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में भी मेलेफिक प्लेनेट बैठे हैं या फिफ्थ हाउस भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, दशा के थ्रू भी आपने देखा कि फिफ्थ हाउस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो स्पेशली फीमेल्स को यहाँ पर कॉन्शियस रहने की जरूरत है चाइल्ड को लेकर। तुला लग्न वालों के लिए आर्ट में
डार्क इन्वेंशंस क्रिएट हो जाएंगे। लगा वो अचानक से देखेंगे तुला के मून वाले या तुला के लग्न, तुला लग्न वाले अकल्ट चीजों में इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे ज्योतिष को अगर आप अकल्ट मानते हैं, हो सकता है बहुत तुला लग्न वाले या तुला मून वाले अभी से, क्योंकि प्रभाव तो पहले से आना शुरू हो जाता है, तैयारी करने लगे ज्योतिष में इंटरेस्ट लेने की, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या इंटरेस्ट लेने की, सीखने की उसको, किसी प्रकार की आर्ट, कैलीग्राफी। थर्ड हाउस में भी, थर्ड हाउस से गोचर राहु का, फिफ्थ हाउस से गोचर और थर्ड हाउस से, दोनों से गोचर राहु का बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए अट्रैक्ट कर सकता है कि मुझे यूट्यूबर बन जाना चाहिए, ब्लॉगिंग करनी चाहिए, कंटेंट क्रिएटर बन जाना चाहिए। स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्टॉक, क्रिप्टो, इन सब चीजों में फिफ्थ हाउस में आया हुआ राहु आपको अट्रैक्ट करेगा। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें अनएक्सपेक्टेड स्ट्रगल्स पैदा करेगा। किसी का चाइल्ड है और दशा सपोर्ट करती है, आप तुला लग्न वाले हैं, हो सकता है आपका चाइल्ड विदेश यात्रा करे पढ़ाई को लेकर। अब देखिए, मैं बात सारी की सारी वही कर रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉम्बिनेशंस के बाहर निकलिए, लेकिन आपको मेरी वीडियो से कुछ मिल सके इसके लिए ट्राई करता हूँ कि कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा इंक्लूड करूँ। अगर मुझे कॉम्बिनेशन से अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि बिना कॉम्बिनेशन के बात कीजिए, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन की गहराई तक ले जाकर छोड़ सकता हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं कौन सी कॉम्बिनेशन में कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यही करता हूँ। मैं कहता हूँ कॉम्बिनेशन से बाहर निकलो। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या हम दे सकते हैं तुला लग्न वालों को। रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचना पड़ेगा। फोर्थ हाउस से गोचर, फिफ्थ हाउस से गोचर, थर्ड हाउस से गोचर होगा तो आपके प्रॉपर्टी में अनयूजुअल पार्टीशन होने के चांसेस दिखाई देंगे। फिफ्थ हाउस से गोचर करेगा तो रिस्क जो इन्वेस्टमेंट है उससे बचिए। लोगों के साथ आपके ईगो क्लैशेस ना हो, उससे बचिए। कम्युनिकेशन में बड़ा ध्यान रखिए। और किसी प्रकार का एडिक्शन हो रहा है, थर्ड हाउस में एडिक्शन क्रिएट करेगा। एट्थ हाउस से गोचर होगा तो एडिक्शन क्रिएट करने के चांसेस होंगे। 11th हाउस से मेष लग्न वालों के लिए एडिक्शन होने के चांसेस होंगे। फिफ्थ हाउस में आपकी जो आदतें हैं, हैबिट्स है, आपके जो शौक हैं, वो बदल जाएंगे अजीब तरीके से। अनयूजुअल चीजों की तरफ हो सकता है आप अट्रैक्ट हो जाएं। अगर आपका अट्रैक्शन किसी अपोजिट जेंडर की तरफ आता है तो मे बी वो कोई इंटरकास्ट पर्सन हो, अनयूजुअल पर्सन हो, एज का गैप हो, कास्ट का गैप हो, बहुत सारी। मतलब राहु है ना, वो फॉरेन एलिमेंट है, वो आपका एलिमेंट नहीं है। वो जो ला कर रखता है ना आपके सामने, वो बाहर की दुनिया से ला कर रखता है, दुनिया के बाहर से ला कर रखता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। बाहर की दुनिया से नहीं, दुनिया के बाहर से। मतलब आपकी जो दुनिया है ना, वो उसके बाहर से लाकर आपके सामने चीजें रखेगा। फिफ्थ हाउस से होगा तो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को संभाल कर रखिए, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस पूरे चेंज होंगे। आप जो है ना चीजों को लेकर जब थॉट करने लगेंगे ना, बड़ा बदलाव आएगा। आप किसी आर्ट पीस को देख रहे हैं, पहले उस पीस को देखकर आपके जो थॉट्स से, वो अब फिफ्थ हाउस में राहु आने के बाद उसी आर्ट पीस को देखकर थॉट बदल जाएंगे। हो सकता है कि अब अगर आप ज्योतिष में उतर रहे हैं, अगर लिब्रा लग्न है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बड़ा अच्छा समय है। फोर्थ हाउस बड़ा अच्छा समय है, थर्ड हाउस बड़ा अच्छा समय है। लग्न, बिल्कुल आइए। आइए या कहीं भी, किसी के पास भी, कहीं से भी सीखिए। इन सब चीजों की, जो ये जो चीजें हैं, जो तंत्र है, ज्योतिष है, इन सब चीजों का ज्ञान लेने के इच्छुक होने लगेंगे आप। सिक्स हाउस से गोचर वर्गो लग्न, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि राहु जहां भी गोचर कर रहा है वहां आपके सैटर्न से थर्ड हाउस से गोचर कर रहा है, तो प्रोफेशन में मेजर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लाने का प्रयास करेगा। वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक बार चेंज आए फिर पॉजिटिव चेंज वो हो जाए, डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर। लेकिन सिक्स हाउस किस चीज का है? सिक्स हाउस हमारी परेशानी का है, सिक्स हाउस हमारे एनिमीज का है, हमारे चैलेंजेस का है। यहाँ पर सिक्स हाउस में आया हुआ राहु अब आपको बोलता है कि अपनी चैलेंजेस को हैंडल करने का तरीका बदलो, कुछ नया इन्वेंट करो। और वो यहाँ पर आपके चैलेंजेस को इन्वेंट कर, आपके चैलेंजेस को से ओवरकम करने के लिए जो आपका तरीका है, उसमें नए नए इन्वेंशंस डालेगा वो। आप अपने को इवॉल्व करेंगे उन सब चीजों पर विक्ट्री विक्ट्री पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपके साथ अगर आपकी कुंडली में कोई लीगल इश्यूज के फैक्टर बनते होंगे तो आपको लीगल इश्यूज में डाल सकता है। ये अलग बात है कि आप वहां पर, राहु है ना वो, जिसको हम कहते हैं हिंदी में वो
बड़ी चालाकी से अनयूजुअल आइडियाज निकालकर वो चीजों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो सिक्स हाउस में जब गोचर होगा तो आपके प्रॉब्लम्स के लिए आप अनयूजुअल आइडियाज निकाल सकते हैं, वो कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं किया हो। कंपटीशन है तो ऐसे सिक्स हाउस से जिनका गोचर हो सकता है इस पीरियड में वो सबसे ज्यादा ऑनलाइन एग्जाम्स देना स्टार्ट कर दें। और जिनकी लीगल प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए तो एक टाइम है ये, अगर कुंडली की दशा आपको सपोर्ट करती है तो आप यहाँ पर आपको लूप होल मिलेगा कि आप जीत जाए। लेकिन अगर कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही, मंगल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठा बैठा है, तो आप पैसों को लेकर फ्रॉड में पड़ सकते हैं, आप पर अनयूजुअल कर्जा हो सकता है। यहाँ पर आपको अपने हेल्थ, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ में आएगा ना सिक्स हाउस ऑफ डिजीज, ऐसी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है जो आपकी नर्व से रिलेटेड हो, बोन से रिलेटेड हो, हेडेक या सिर से रिलेटेड हो, सिर आपका जल्दी भारी होता हो। अपने को शांत करने के लिए आप ज्यादा चाय कॉफी का इस्तेमाल करने लगे, जो आपका वर्क डिसिप्लिन है वो खोने लगे, क्योंकि आप थॉट में रहने लगे हैं, क्योंकि आप बाहर की परेशानियों से परेशान होने लगे हैं, ज्यादा आपको परेशान करने लगी है वो चीजें। तो आपको एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए एक्टिव लाइफ जीनी पड़ेगी। क्योंकि अगर यहाँ पर ये हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा ना तो आपको क्लू नहीं मिलेगा कि हो क्या रहा है। परेशान होंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे और डॉक्टर बोलेगा कि एवरीथिंग इज फाइन। अनहेल्दी हैबिट्स हैं तो उसको छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, आएंगे ही, सिक्स हाउस से राहु का गोचर होगा, वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। आपके आपका जो ननिहाल पक्ष है, मामा का घर, मौसी का घर, उधर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए आपको इससे जुड़ी, चार्ट के अनुसार इससे जुड़ी जो भी अपोजिट चीजें है, या फिर आप कहिए कि वो चीजें जो इसको ओवरकम कर सके वो करना पड़ेगा। सेवंथ हाउस में गोचर होगा लियो लग्न के लिए। सेवंथ हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर। अब आप लियो लग्न वाले हैं या मून साइन लियो है तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर इस टाइम में मैरिज करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैरिज करने के लिए एक प्रॉपर बेस्ट टाइम होना चाहिए। अगर आप बेस्ट टाइम चूज कर मैरिज नहीं करते हैं तो आपका बेस्ट पार्टनर भी वर्स्ट पार्टनर में बदल सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा सेवंथ हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो लियो लग्न वालों को मैरिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस 18 महीने में कुछ हम ऐसी, जब हम मुहूर्त को देखते हैं, मुहूर्त को निकालते हैं, तो इसी में से कुछ टाइम को ऐसा रिमूव किया जा सकता है जो कि बड़ा अच्छा मुहूर्त हो व्यक्ति के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुंडली में अच्छे योग हैं सेवंथ हाउस से रिलेटेड, तो आपको फॉरेन से पार्टनर, फॉरेन से स्पाउस, या स्पाउस के साथ फॉरेन की यात्रा, या फिर स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम चले और फिर आपके कोर्ट केस स्टार्ट हो। आप अगर पार्टनरशिप करें तो बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि चीटिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। लियो लग्न वाले बहुत सारे लोग या लियो मून वाले बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आपको अपना पार्टनर मिल सकता है, रिलेशनशिप बन सकती है। मतलब इन सब चीजों के लिए अनएक्सपेक्टेड रास्ते खुल जाएंगे। अब वो रास्ते आपको स्ट्रगल की तरफ ले जाते हैं या फिर हैप्पीनेस की तरफ, वो तो आपका चार्ट डिसाइड करेगा। मदर की जो हेल्थ है, वाइफ की जो हेल्थ है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वाइफ की हेल्थ को प्रॉब्लम में डाल सकता है सेवंथ हाउस से गुजरा हुआ राहु। अब केतु आपके लग्न से गोचर करेगा, अगर राहु सेवंथ हाउस से गोचर कर रहा है तो केतु लग्न से गोचर करेगा। केतु लग्न से गोचर करेगा तो आपकी, आपके ऊपर की बात कर रहा हूं कि आपको अपने सम्मान की रक्षा के लिए बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ सकता है। हालांकि मैं कभी किसी और वीडियो में केतु की बात करूंगा, अभी आज हम राहु की बात कर लेते हैं। ये वैसे भी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो मैं आपको बस एक आइडिया देता हुआ सब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एट्थ हाउस में कैंसर लग्न होगा और एट्थ हाउस में गोचर होगा। कैंसर लग्न वालों की स्थिति तो वैसे ही, मतलब राहु से वो बिना मतलब परेशान, आप कह सकते हैं कि इतना सेंसिटिव साइन है, जरा सी प्रॉब्लम से उसमें उतार चढ़ाव आने लगते हैं। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की तैयारी, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की तैयारी कर्क वाले व्यक्तियों की हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम अब यहाँ पर वो हिडन नॉलेज प्राप्त करने लगेंगे, हिडन नॉलेज के थ्रू अपने को ट्रांसफॉर्म करने लगेंगे, ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, तंत्र की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी।
अनयूजुअल प्रॉब्लम्स आने लगेगी बॉडी में। ऐसा फील होगा कि पता नहीं चल पा रहा कि दिक्कत क्या है। विदाउट किसी रीजन डिप्रेशन में है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बैकबोन की प्रॉब्लम, नर्व की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इन लॉज की लाइफ में सडन चेंज आने वाले। कुल मिलाकर कैंसर लगने के लिए तो डीप ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, क्योंकि 11th नंबर साइन मैंने बोला बड़ा हिडन है। 8 नंबर हाउस हिडन और अकल्ट से रिलेट करता है, और वहां पे राहु का गोचर। कैंसर लगने वालों को तो बड़ा अभी इस समय में, ये 18 महीने, या तो वो अगली साइकिल के लिए तैयारी कर लेंगे, या फिर मेंटली बड़ा डाउनफॉल हो जाएगा उनका। इनहेरिटेंस में अगर उनके कोई इनहेरिटेंस वगैरह आने वाले हैं, या फिर उनको कुछ बंटवारा से मिलने वाला है, तो वहां पर कुछ कम ज्यादा चीटिंग होने के चांसेस, ये सब चीजें उनको कंसर्न में आएगी। अब यहाँ पर जो मेंटल प्रॉब्लम उनको होगी, जो मेंटली उनको स्ट्रेस क्रिएट होगा, उससे एक समझ भी पैदा हो सकती है, क्योंकि ये राहु है ना, आपको दुनिया के बाहर की बड़ी गहरी समझ दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में वैसे योग हैं और आपकी दशा भी वैसी चल रही है, तो इसी 8th हाउस के गोचर के राहु को बड़ा सपोर्टिव बनाया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी में आप अच्छा कर सकते हैं, तंत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में आप कुछ नया कर सकते हैं, पीएचडी वगैरह करना हो, एआई में रिसर्च करना हो, रोबोटिक्स में रिसर्च करना हो, बड़ा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ इशू का ध्यान रखना पड़ेगा, स्कैंडल से बचना पड़ेगा। आप अगर किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में बढ़ते हैं, 8th हाउस से गोचर हो रहा है अगर, तो आप इमोशनल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं किसी प्रकार का स्कैंडल या किसी प्रकार की प्रॉब्लम में ना फंसे। अब यही राहु जो एक्वेरियस से गोचर कर रहा है, यही तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में पास्ट लाइफ से भी प्रॉब्लम्स को ला करके सामने रखेगा ना, या फिर पास्ट लाइफ की साइकिल को फिर से रिक्रिएट करेगा ना, ताकि पास्ट लाइफ की गलतियां फिर से हो, और कुदरत आपको उस गलतियों का परिणाम दे। हमें एक्चुअली इतना कुछ समझ में आ सकता है, इस एक्वेरियस बहुत बड़ी संभावना है, बहुत कुछ है एक्वेरियस में। और राहु यहाँ आकर के आप खुद देखेंगे कि 18 महीने में पूरी दुनिया में क्या छोटे बड़े बहुत सारे लेवल पे चेंजेस आएंगे। वही एक चीज, जैसा कि अभी आपने देखा ना, ऐसा ऐसा होता रहा है, हम भी जानते हैं कि किसी एक वीडियो को लेकर, किसी एक रील को लेकर व्यक्ति हाइप पर चला जाता है, बिल्कुल उसको फेम मिल जाता है। ये राहु का फेम है। ये राहु अभी बहुत सारे लोगों को देने वाला है। लेकिन सैटर्न भी पाइसेस में जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आपके फेम की स्थिति सैटर्न पे डिपेंड करेगी। अब आपके कर्म की स्थिति, क्योंकि कर्म का कारक पाइसेस पे जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों के कर्मों का हिसाब वर्ल्ड वाइड होगा। बहुत सारी चीजें खत्म होंगी, बहुत सारी चीजें नई आएंगी। तो हम फिर से लौट कर आते हैं, भटक ना जाए, हम फिर से लौट कर आते हैं कर्क लग्न पे। और हेल्थ को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बीमारियां, फीमेल अगर है तो कोई प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 9th हाउस से गोचर करेगा जेमिनी लग्न वालों। अब ये टाइम इनके लिए बड़ा सपोर्टिव हो सकता है, किस बात के लिए? ये जेमिनी लग्न वाले हैं, इनको तो बहुत मौका मिलेगा कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। मतलब आप समझ लीजिए कि जेमिनी लग्न और एक्वेरियस का राहु 9th हाउस में, पर्सन, या आप बोल सकते हैं एआई फैक्टर इज इन पर्सन। अब वो आदमी नहीं है, वो खुद एआई है। तो उसके आइडियाज में, उसके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, उसके फॉरेन कनेक्शंस में, उसके प्रोफेशन में, उसकी लर्निंग में गहरे तगड़े इंफॉर्मेटिव चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, बदलाव आएंगे, इनोवेशंस आएंगे। जेमिनी वालों को अ, विदेश यात्रा का मौका मिले, फिलोसफी पढ़ने का मौका मिले, गहराई से वेदांत जैसी चीजों को जानने का मौका मिले, स्पिरिचुअलिटी में उतरने का मौका मिले, लॉजिक और बिलीव, इन दोनों के दायरे को कैसे पार किया जाता है, ये समझने का मौका मिले। हायर लर्निंग या लर्निंग के लिए ट्रेवल करें, अब्रॉड जाकर ट्रेवल करें, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाएं, एक्सप्लोर करें पहाड़ों की जगहों को, एक्सप्लोर करें रिलीजियस जो मंदिर हैं पहाड़ों पर, जो रिलीजियस स्थान है पहाड़ों पर, उधर एक्सप्लोर करें। 9th हाउस से गोचर और 10th हाउस से गोचर आपको मौका दे सकता है गंगा में स्नान कराने का। लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें फॉलो करनी पड़ती है, उसमें से मैं आपको एक दो बताता हूँ, क्योंकि कुछ बातें डायरेक्ट वीडियो पर ऐसे
क्योंकि वो ब्रॉडली सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा सबसे पहले तो ब्लाइंड फेथ करना, लेकिन एट द सेम टाइम कुतर्क करना भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके तर्क का लेवल बढ़ेगा, आपके लॉजिक का लेवल बढ़ेगा, वर्गों वाले के लॉजिक का लेवल बढ़ेगा, है ना, तुला वाले के लॉजिक का लेवल बढ़ेगा, मेष लग्न वाले के लॉजिक का लेवल बढ़ेगा। तो जब लॉजिक का लेवल बढ़ेगा ना, तो बिलीव का फैक्टर हिलने लगता है। यहाँ पर आपको बड़े कॉन्शियसली, क्योंकि लॉजिकल व्यक्ति इलॉजिकली लॉजिकल कब बन जाता है पता नहीं चलता, उसको खुद भी पता नहीं चलता कि वो अभी लॉजिकल था और अभी इलॉजिकली लॉजिकल हो चुका है। और वो दिखता लॉजिकल है लेकिन कंप्लीटली इलॉजिकल है। इसको इसको फिलोसॉफी की भाषा में वितंडा कहा गया है। तर्क करने का एक फैक्टर होता है, तर्क करने का एक ढंग होता है, उस ढंग की जो परिभाषाएं दी गई है उसमें इसको वितंडा कहा गया है। तो बचना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे लोगों को हो सकता है कि बड़ा अट्रैक्शन जागे, अगर वो हिंदू हैं तो मज़ारों पर जा रहे हैं, अगर वो मुस्लिम है क्रिश्चियन फिलोसॉफी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी, आप ब्रॉडली चीजों को खंगालने लगेंगे, खासकर फिलोसॉफी के लेवल पे, क्योंकि आपको क्यूमुलेट करना है ना, आपको क्यूमुलेट करनी है इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या है ना, ये जो टाइम है ना, यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन फैलेगी सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और लोगों को बड़ा भटकाव होने वाला है, क्योंकि पाइसिस के बड़ा बड़े करीब पहुंचती है ना यात्रा, एक्वेरियस के, एक्वेरियस तो पाइसिस के बहुत करीब है। राहु उल्टा घूम रहा है, यात्रा तो सीधी होगी ना। तो सीधी यात्रा जो कॉन्शसनेस की यात्रा है, यहाँ पर राहु एग्जैक्ट पाइसिस से पहले व्यक्ति को बड़ा भटकाव देगा। और जब वो बड़ा भटकाव देगा तो हो सकता है व्यक्ति पाइसिस के असली तत्व को ना समझ पाए। पाइसिस के असली तत्व को समझने के लिए यहाँ एक्वेरियस के राहु के तत्व को समझना पड़ेगा। और हम हमारे बीच में ये सीधी सी संभावना बन जाती है, हम सीधा सीधा समझते हैं क्योंकि इंटरनेट पे फैला हुआ है, राहु को कंट्रोल करना है तो केतु के पास जाओ, केतु के कंट्रोल करना है तो राहु के पास जाओ। ये सब बातें बोलने के लिए अच्छी हैं, बोलने के लिए अच्छी हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है। मैं किसी थॉट का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप सोचिए, राहु केतु में अलग क्या है? अलग तो आप बनाते हैं उसको। जो यात्रा आप केतु की तरफ से कर रहे हैं वो यात्रा राहु की तरफ से भी हो सकती है। आपको कॉन्शियस ज्यादा रहना पड़ेगा। और केतु की तरफ जाने वाला व्यक्ति भी राहु की तरह ही भटकाव में जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने देखा है। डिटैचमेंट और त्यागी का एक विकृत रूप भी तो होता है ना, वो देखा है मैंने। जेमिनी वालों को अपने टीचर, गुरु, अपने कुल देवता के प्रति जो बिलीफ है उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये राहु का फैक्टर बिलीव तोड़ेगा। अब ये तोड़ेगा तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो तो चार्ट पे डिपेंड करेगा। राहु का 10th हाउस में गोचर, जैसा कि मैंने कहा कि आप गंगा स्नान कर सकते हैं, मौका मिल सकता है आपको इस टाइम में, लेकिन 10th हाउस में गोचर अगर अच्छा है, दशा अच्छी चल रही है, सपोर्टिव अच्छी, सपोर्टिव दशा है, तो कैरियर में मैसिव ग्रोथ लाएगी। आप बिल्कुल बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ेंगे, सडन कैरियर एडवांसमेंट मिलने लगेगी, आप चेंजेस आने लगेंगे, प्रमोशंस होने लगेंगे आपके साथ। एट द सेम टाइम आपके साथ बैक बाइटिंग होने लगे, आपके साथ राजनीति होने लगे वर्क स्पेस पर, लोग आपको धोखा देने लगे, कनिंग लोगों से आपका पाला पड़ने लगे, आपके बॉस अनऑर्थोडॉक्स हो या आपको बेमतलब की समस्या में डालने का प्रयास करने लगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको लीडरशिप रोल मिलेगा, प्रमोशन होंगे, आपके आसपास के लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा, मैजिकल प्रभाव। राहु जादू है ना, जादुई रूप से प्रभाव डाल सकते हैं आप, मिस्टीरियसली प्रभाव डाल सकते हैं, पावर ऑथोरिटी में इंक्रीज होगा, आपको पब्लिक अटेंशन मिलेगा, अपने लोगों के अटेंशन मिलेंगे आपको, आप वर्क स्पेस में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, नए आइडियाज, मैंने बोला ना राहु अपने को रिफिल करेगा, अपने स्थान पे पहुंचा है, आप नए आइडियाज इन्वेंट करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर लॉजिक लगाने की क्षमताएं इंक्रीज हो सकती है, नए तरीके से सोचकर आप नए सॉफ्टवेयर पे काम करने का प्रयास कर सकते हैं।
लेकिन घर परिवार, आपके जो मदर हैं, आपका जो मानसिक स्तर है, उन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस से गोचर होगा केतु का। काम में इतना ना उलझ जाएं कि आप घर परिवार को छोड़ें। जब 10th हाउस में आता है ना, तो 11th हाउस के करीब पहुंचता है। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में 12th में आता है तो भी 11th के करीब पहुंचता है। तो 11th हाउस में जितनी संभावना है उसकी तैयारी वो पहले से करता है 12th में। और अ, अगर आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो 10th में होगा, और अगर आप नेचुरल गोचर के हिसाब से देखें तो 12th से फिर वो 11th में आएगा। 11th में आने के पहले वो तैयारी जो करता है नए इन्वेंशन की, वो होती है 10th हाउस में। तो आइडियाज बहुत अच्छे आने लगते हैं, ग्रोथ हो सकती है प्रोफेशन में आपकी। लेकिन किसी प्रकार की अनएथिकल प्रैक्टिस में पड़ जाना, आपके ऊपर सरकार से किसी प्रकार का नोटिस, किसी प्रकार की आप, किसी प्रकार की चेतावनी आए, किसी प्रकार का चालान हो जाए, ये सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बॉस से, आपके कलीग्स के साथ ईगो क्लैशेस या जलन होने लगे। लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं वो तो आपके चार्ट में, अगर पॉजिटिव सिचुएशन चल रही है तभी आएगी। अगर आपकी दशा पॉजिटिव है तभी आएगी। अगर दशा पॉजिटिव नहीं है, अगर आपका चार्ट का प्रॉमिस पॉजिटिव नहीं है, तब तो यही राहु आपको परेशान करेगा। तो वर्क प्लेस में अगर पॉलिटिक्स आपको दिखाई दे तो इससे बचना है। आप में अगर क्षमता नहीं है तो आपको बचना पड़ेगा। डिपेंड करेगा आपके 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, डिपेंड करेगा कि आपका सैटर्न, राहु और प्लेनेट आपके कहाँ बैठे हैं। क्योंकि जो गोचर होता है ना, वो दूसरे प्लेनेट के साथ अलाइनमेंट में आता है। जैसे मैंने कहा, लग्न के साथ 10th हाउस, ये अलाइनमेंट है ना। मून से 10th हाउस, ये अलाइनमेंट है ना। यही राहु जुपिटर से भी तो किसी हाउस में पड़ेगा, यही राहु सूर्य से भी तो किसी हाउस में पड़ेगा। तो ट्रांजिट एक्चुअली इतना ब्रॉड है कि आप हर प्लेनेट से एक एक ट्रांजिट को ले सकते हैं और उससे इवेंट निकाल सकते हैं। बहुत इवेंट निकलते हैं, साल के 365 इवेंट तो ऐसे ही निकल जाएंगे। 300 इवेंट तो ऐसे ही निकल जाएंगे, अगर आप बहुत ब्रॉडली, अगर आप उसको जांचना परखना सीख जाएं। बहुत माइन्यूटली, बहुत ब्रॉडली नहीं। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचना है। 11th में अगर गोचर होगा तो ये एरीज लगने वालों के लिए होगा। मैसिव चेंज आएगा डिजायर्स में। सोशल मीडिया और नेटवर्क एक्सपेंशन करने का प्रयास चालू होगा। एनर्जी जो है ना एरीज की, वो बर्स्ट करने लगेगी। अब यहाँ बचना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा व्यक्ति को खुद को, क्योंकि फाइनेंशियल गेन्स की तरफ ध्यान जाएगा, नए इनकम सोर्सेस बनाने की तरफ ध्यान जाएगा। स्ट्रांग सोशल मीडिया, जो नेटवर्किंग है, जो स्ट्रांग पोजीशन है, वो बनाने की तरफ ध्यान जाएगा। मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि 10th हाउस से ज्यादा, मतलब टॉरस वालों से ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएंगे व्यक्ति, वो जो एरीज लग्न या एरीज मून वाले, पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव। पॉलिटिक्स में, अब वो पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं है, घर की पॉलिटिक्स, बाहर की पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स, भीतर भी पॉलिटिक्स चलती है आदमी के भीतर। कॉन्शियसनेस की पॉलिटिक्स, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। नए इनकम के सोर्सेस खुल जाए, अनएक्सपेक्टेड इनकम आना शुरू हो जाए। तो 18 महीने आपके पास होंगे, आप इसका यूज कर लीजिए। कुंडली की दशा अगर बताती है, सपोज कीजिए 11th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है और सैटर्न की दशा चल रही है। सैटर्न की दशा, क्योंकि आप एरीज लग्न के हैं, और वीनस का अंतर, और वीनस आपके सेकंड हाउस को देखता है, या वीनस आपके 10th हाउस में, आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है, पैसे बहुत कमाने के चांसेस। फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग वालों के लिए तो, एरीज लग्न वाले हैं और फिर फ्रीलांसिंग वाले हैं, तो बस आप अपने काम पर अगर अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि सैटर्न पाइसेस में जाने वाला, वो राहु के बहुत सारे देने को रोकेगा भी। बहुत सारी चीजें वो हाइड भी कर देगा, बहुत सारी चीजें वो छिपा भी देगा, बहुत सारी चीजें चीजें वो बर्बाद भी कर देगा, बहुत सारी चीजों का लॉस भी कर देगा। राहु देना चाहेगा, सैटर्न रोक देगा। लेकिन फिर भी संभावना तो बनती है। नई गाड़ियां लेना, लोगों पर नया, आपकी आपकी अचीवमेंट से लोगों को जलन होने लगे, लोगों पर आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, आपके ग्रुप में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। लेकिन एट द सेम टाइम आपके 12th हाउस से गोचर हो जाएगा सैटर्न का। अब आप एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई बन जाएगी, और बीच में आप हो जाएंगे। ठीक है, और उस बीच में आपके पास धन बहुत है, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर एम्बिशंस में नहीं जाना है।
अगर आप सट्टा, शेयर मार्केट, इन सब चीजों में जा रहे हैं, जुआ, ये सब चीजें, ये सब प्रैक्टिसेस में जाने से बचना पड़ेगा, क्योंकि आपको लाभ दिखेगा और सडनली उस एग्जैक्ट मोमेंट पे लॉस हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रगल का समय भी आपका आ रहा है, आप तो 12th हाउस के सैटर्न से गुजरने वाले हैं। अनएथिकल शॉर्टकट्स लेने से बचना है, ड्राइविंग के टाइम में भी, सिर्फ लाइफ में नहीं, पैसा कमाने के लिए या अपने अपने एम्बिशंस के लिए नहीं, सब चीजों में अनएथिकल शॉर्टकट से बचना है। रिस्क इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल बचना पड़ेगा। एरीज लगने वालों के लिए तो दो बहुत बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं, एक तो अभी मार्च में और दूसरा मई में। तो आप इस ट्रांजिट को, मैंने ट्राई किया कि मैं आपको ट्रांजिट के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। मेरी ये आकांक्षा नहीं थी कि आपको लग्न वाइज बताऊं, लेकिन मैंने आपको समझ देने का एक प्रयास किया है। इस समझ को आप जब चार्ट्स पे लगाएंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि किसके साथ क्या हो रहा है। और अभी तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए ना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइए, और शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि आपका सपोर्ट मुझे प्राप्त हो सके। कुछ मेरे ख्याल से आपको राहु की समझ बनी होगी कि राहु से कैसे प्रेडिक्शंस निकल के आता है, राहु अगर जा रहा है तो क्या ध्यान में रखना है। लेकिन मैं फिर से आपके लिए कुछ चीजें फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि राहु का ये जो साइन है, ये नेचुरल बात है कि राहु अपने को रिफिल कर रहा है अपने। ऐसा कह सकते हैं कि कोई कोई व्यक्ति, किसी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है और अब वो रिफिल करने के लिए पेट्रोल पंप पे आया है, ऐसा कर सकते हैं आप। तो डिजायर है राहु, अनकन्वेंशनल डिजायर है, अनऑर्थोडॉक्स एम्बिशंस है, अनलिमिटेड होने की तरफ इशारा करता है राहु। एक्वेरियस भी डिजायर है, डिजायर डिजायर मिलेगी तो डिजायर स्क्वायर हो जाएगी, है ना। हैकिंग वगैरह, हैकिंग, एआई, साइबर क्राइम, ये सब चीजें बड़े बूस्ट पे आने वाली है। और इससे एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होगा समाज में। लोग एक तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और उसी दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी के निगेटिव जो आउटकम है उससे परेशान भी होंगे। क्योंकि अब सैटर्न और राहु दोनों चाहते हैं कि अब आप समझो कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। बड़े इन्वेंशंस बड़ी जिम्मेदारी लेकर आते हैं, खेलने की चीज नहीं है राहु। तो अब हम समाज को, व्यक्ति को, दुनिया को नई जिम्मेदारी समझाएगा ये राहु। तब नई साइकिल चालू होगी नए इन्वेंशन की तरफ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैंने जो कहा वो कीजिए, और ट्राई कीजिए कि आप ऑब्जर्व करें इस गोचर को। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव डालिए। और मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी को प्रणाम।